सभी को नमस्कार। मैं भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच, राजकीय फुटबॉल अकादमी जोधपुर। यूजीसी नेट शारीरिक शिक्षा की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है, जिसके अंदर मैं प्रतिदिन 10 प्रश्नों का एक पीडीएफ बनाकर डाल रहा हूँ और तीसरे टेस्ट पेपर तक हमने उनकी आंसर की पीडीएफ के बतौर यूज़ कराई। लेकिन जब बहुत से मेरे साथियों ने यह कहा कि इन्हें एक्सप्लेन कर कर अगर आप बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो अभी तक मैं कुल 6 पीडीएफ डाल चुका हूं। आज से हम प्रत्येक पीडीएफ का प्रत्येक प्रश्न के हिसाब से और उसके प्रत्येक ऑप्शन के हिसाब से आकलन करेंगे, सही और गलत उत्तर को बताएंगे और प्रत्येक सही क्यों है और गलत क्यों है, प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यथार्थता कितनी है, शाश्वतता कितनी है, इनके ऊपर बात करेंगे। सर्वप्रथम आज मैं यूनिट 6 को आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये स्पष्ट कर लें कि प्रतिदिन हम लोग जो 10 प्रश्न उठा रहे हैं, उन 10 प्रश्नों को नेट शारीरिक शिक्षा के अंदर 10 यूनिट है। 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं। उसके साथ ही इन नेट के जो प्रश्न आते हैं, इनका एक सेट पैटर्न है। इन सेट पैटर्न के अंदर क्या होता है कि सामान्य प्रश्न, जिनके हम लोग बोधी प्रश्न कह सकते हैं इंटेलिजेंसी देखने के लिए, जिनको सिंपली दिया और उनके ऑप्शंस सॉल्व करने हैं। एनआईएस की स्थापना कभी, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का अर्थ क्या होता है, इन्हें हर कोई सोल्व कर लेता है। इनके साथ प्रतितुलक प्रश्न आते हैं, जिन्हें कंपेयर करने वाले, आपने देखा होगा 4 ऑप्शन दे दिए, ऐब सैदे को 1 2 3 4 से मिलाइए, जिन्हें हम लोग क्रॉस कर कर आपस में मिलाते हैं। बड़े ही ये, क्योंकि एक ही प्रश्न में 4 का समावेश हो गया तो दिक्कत पैदा करते हैं। इसके साथ तर्क शक्ति के प्रश्न आते हैं। तर्क शक्ति हमारे कंसेप्ट का बेस होता है, वो तर्क करना, व्यक्ति अपनी बात को कितना यथार्थ, कितना शाश्वत सिद्ध कर पाता है। दिए गए प्रश्न के उत्तर के साथ एक तर्क दे दिया, उसका अभिकथन दे दिया। एक अभिकथन जिसने एक प्रश्न का रूप ले लिया, उसका एक तर्क दे दिया जिसने उसको उत्तर का रूप ले लिया। या तो कह सकता है या नहीं कह सकता। अभिकथन, मैंने कहा भारत मेरा देश है। तर्क, भारत सभी का देश है। अब इसको हमको एनालाइज करना है। इसके साथ संबोधि के प्रश्न होते हैं। संबोधि के प्रश्न पैसेज होते हैं, जिन्हें पैराग्राफ कहा जाता है। तो मित्रों, पैराग्राफ को तो मैं यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी मैं प्रतिदिन के अपने चैप्टर के अंदर प्रतिपूरक प्रश्न, जिन्हें तुलक प्रश्न भी कहा जाता है, कंपेयर करने वाले, एक दूसरे से मैच करने वाले, और इसके साथ ही तर्क बोधी वाले एक एक प्रश्न, और उसके अलावा प्रति यूनिट से हम लोग 8 सामान्य प्रश्न इन्वॉल्व करते चलेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि दिए गए पीडीएफ को पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे बाद इसका वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे और इस पे डिस्कशन चलता रहे। प्रथम प्रश्न, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो बालक जैसा हो, किसका कथन है? अब देखिए, इस तरह के प्रश्नों में बड़ी जटिलता आती है, क्योंकि कथन याद करना बड़ा मुश्किल होता है और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक कथन तो कहता है नहीं, हजारों बातें भी कह सकता है। महात्मा गांधी जैसी शख्सियत, जिनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर याद किया जाता है, उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में भी बहुत से कथन दिए हैं, तो बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। अरस्तु, जिसे गति की विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरस्तु की परिभाषा, अरस्तु और प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये तीनों एक दूसरे के वाइस वर्सा शिष्य थे। गुरु शिष्य चेले, इस तरह से परंपरा चली थी। इन्होंने भी स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, इसकी परिभाषा दी थी। आरपीएससी ने इसे कंट्रोवर्सी में डाला और इसको बाद में प्लेटो का माना, फिर इसे हम लोग प्लेटो और अरस्तु के हिसाब से पढ़ाने लग गए। जॉन डीवी, ये खेलों के जो सिद्धांत चलते हैं, खेलों की थ्योरी चलते हैं, खेल ही जीवन है, उसके प्रतिपादक थे। तो हमें सबसे पहले ऑप्शन में चारों व्यक्तियों के कहे गए प्राचीन कथनों को याद कर लेना है। फिर इनको प्रतिबद्धता, उनका कितना, क्या महात्मा गांधी शारीरिक शिक्षा के लिए उतना डेडिकेटेड थे? नहीं। एक वक्त ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कुठाराघात करना शुरू कर दिया था, तो महात्मा गांधी ने भारतीय शारीरिक शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए नौजवानों में 2 या 3 ध्येय वाक्य दिए थे। वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं है। तो यह, उन्होंने शिक्षकों के बारे में कोई बात नहीं कही। तो स्पष्ट है कि बच्चे के लिए उत्तम शिक्षक संदर्भ में महात्मा गांधी ने कुछ नहीं कहा। अरस्तु प्राचीन यूनान का विद्वान था,
प्राचीन यूनान में शिक्षकों के बारे में ज़्यादा पब्लिकली बातें नहीं की जाती थी और उन्हें सोफिस्ट कहा जाता था, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था, एक दर्जा प्राप्त होता था। एगोग नाम की एक पद्धति चलती थी जिसे एक सीक्वेंशियल पद्धति कहा जाता था। बच्चा 7 साल तक घर रहेगा, 7 से 14 पब्लिक वर्क में जाएगा, फिर 14 से 18 सैनिक जीवन जिएगा, फिर 18 से 20 वह देश के लिए सेवा करेगा। इस तरह से वहाँ भी खेलों के बारे में, बच्चे की उत्तम शिक्षा के बारे में अरस्तु ने कहीं कोई खंडन नहीं किया। जॉन डीवी की जब हम बात करते हैं तो जॉन डीवी की एक शारीरिक शिक्षा में परिभाषा मिलती है, लेकिन वो परिभाषा से ज़्यादा जो माने जाते हैं वह माने जाते हैं खेल ही जीवन है सिद्धांत के लिए। तो सीधा सीधा इसका उत्तर जो है वह बनता है मेनकेन नामक विद्वान। ऑफिसिटिंग निर्णायक का एक भाग है जिसे प्रतियोगिता टूर्नामेंट कहा जाता है। उसी के अंदर आता है प्रतियोगिता के प्रकार। प्रतियोगिता के 4 प्रकारों में से प्रथम प्रकार है नॉकआउट, और जिसमें से भी नॉकआउट के 5 प्रकारों में से प्रथम उप प्रकार है सिंगल नॉकआउट। तो देखिए यहाँ सिंगल नॉकआउट, सीधा सीधा उसने शब्द दिया है कि 29 टीमों के सिंगल नॉकआउट में चौथे दौर में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। अब इसे सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हमें यह पता करना है कि सिंगल नॉकआउट में कुल राउंड्स की संख्या, कुल दौर की संख्या कितनी होती है। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है, 2 की पावर n को हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक कि वो इन्फिनिटी तक ना हो। अब इन्फिनिटी तक हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र ये कहता है कि कुल टीमों की संख्या से अगली 2 की पावर n, 2 का जो गुणज हो, 2 की जो घात हो, वह 2 का नंबर जितनी संख्या पर आए वो उसके राउंड कहलाते हैं। तो देखिए पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, 29 टीमों में कुल राउंड कितने होंगे। तो देखिए 2 की पावर n को गुना करते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32। तो सूत्र ये कहता है कि 29 से अगला नंबर कौन सा आया 2 की पावर में, 32, और कितने नंबर पर आया, 5। इसका मतलब हमने लगाया कि हमने 5 राउंड्स कर लिए। अब 5 राउंड्स जब हमारे पास आ गए हैं तो 5 राउंड्स में से देखिए यहाँ पर 22 भी देनी है। प्रथम राउंड में हमें 3 22 देनी है, तो प्रथम राउंड में केवल 3 टीमें खेलेंगी। जब हमने 3 22 दे दी, 29 और 3 कितना हो गया, 32। 3 टीमों ने 22 ली, वो आपस में खेली, और बाकी की टीमें जो 22 नहीं मिली है वो और 22 वाली टीमें जब आगे पहुंची तो देखिए 32 में से 3 टीमें तो 22 लेकर पहुंची और बाकी टीमें आपस में खेलकर जब पहुंची तो 32 में से इनकी संख्या अगले राउंड में रह जाएगी आधी। कितनी रह गई, 16। तो कौन सा राउंड आ गया, 32 टीमें कौन से राउंड में थी, 5वें में। अब 16 टीमें कौन से में रह गई, चौथे में। अब 16 टीमें आपस में खेली तो 16 टीमों में से 8 टीमें अगले राउंड में जाएगी। कौन सा राउंड आ गया, चौथे के बाद तीसरा। अब 8 टीमें आपस में खेलेंगी, तो आपस में जब 8 टीमें खेलेंगी तो उनमें से कितनी टीमें बच गई, हमारे पास 4। तो 4 टीमें, कौन सा दौर आ गया, चौथा दौर। तो चौथा दौर में हमारे पास टीमें कितनी खेल रही है, 4। यही कंफ्यूजन होता है, उत्तर यही कंफ्यूज करेगा। जैसे ही आपने सोचा कि 4, आप लोग क्या करेंगे, तुरंत प्रभाव से कि 4 ऑप्शन है, 4 टिक कर दीजिए कि 29 टीमों के सिंगल नॉकआउट में चौथे दौर में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी। लेकिन यही हमें याद रखना है, टीमें तो 4 हैं लेकिन एक मैच में कितनी टीम खेलेगी, 2। तो 4 टीमें कुल कितने मैच खेलेंगी, 2। तो 2 टीम एक मैच, 2 टीम दूसरा मैच, तो कुल मैच कितने हो गए, 2। ऐसे ही उत्तरों के अंदर हम गलती कर देते हैं, जहां ऑप्शन में 2 और 4 के अंदर दिक्कत आती है, इस तरह के कंट्रोवर्सी वाले। तो बड़ा दिमाग रखना होता है। तो 29 टीमों के सिंगल नॉकआउट में चौथे दौर में ये कुल टीम नहीं पूछ रहा है, कुल मैच पूछ रहा है। कुल मैच कितने हुए, 2, लेकिन टीमें कितनी है, 4। दौर कितने हुए, चौथे दौर में मैच कितने हुए, 2। तो इस तरह से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अनुसंधान मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर बड़ा ही एक टफ सब्जेक्ट आता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा पड़ता है।
और यह समझने के साथ साथ आंकड़ों के आधार पर बेस्ड होता है, जिसके अंदर हमें रिसर्च, हाइपोथेसिस इनके ऊपर चर्चा करनी होती है। तो इसके प्रश्न जो होते हैं वो सर्वाधिक नेट के प्रश्न पत्रों में गलत होते हैं। अब ये प्रथम प्रश्न पत्र में भी आता है और द्वितीय में भी आता है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने इनकी तैयारी, नेट की तैयारी करने के लिए एक वीडियो पहले अपलोड किया था, आप उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने से आपको यह ज्ञात होगा कि आप लोग किस तरह से ज़्यादा बेटर इस चीज़ को कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ ये सीधा सीधा कह रहा है, प्रश्न को समझिए, अनुसंधान की वैधता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वैधता कहलाती है वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब वैलिडेट करना। वैलिडेट कब होता है? वैलिडेट, आज कोरोना का वायरस का दौर चल रहा है, उसकी वैक्सीन के ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं। अब काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन वैलिड किसकी होगी? जब उसके ऊपर 1 2 3 4 5 7 हजारों टेस्ट हो जाएंगे, तब जाकर हजारों टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा। तो पहला ऑप्शन टेस्ट द्वारा, मतलब टेस्ट तो करना ही करना पड़ेगा किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए। दूसरा, असंगत घटक दूर कर कर, जब आपने पहला टेस्ट किया कुछ गलती आई, आपने उसे हटाया, दूसरा टेस्ट किया और थोड़ी गलती आई, हटाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, बार जब आप मिस्टेक्स को कम करते गए तो आपके पास एक ऐसा रिजल्ट आया जिसके अंदर 50 बार टेस्ट करने के बाद सारी गलतियां छट गई। तब जाकर आपने कहा कि अब यह आंकड़ा प्रमाणिक है, वैध है, वैलिडेट है। इसका मतलब हम नीचे के 2 ऑप्शन के ऊपर आते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है ए और ब दोनों सही है। जल्दबाजी में हम लोगों को गलती नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं, अच्छा वैलिडिटी, टेस्ट पर टिक कर दिया, खत्म। लेकिन हमें सबसे पहले चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर गहनता पूर्वक विचार करना है। और अब चौथे ऑप्शन को पढ़िए, ए व दोनों गलत। तो जब हमने बात सही की कर ली है तो गलत तो हो ही नहीं सकता। तो जब ए और ब दोनों सही हैं, तो ए और ब दोनों सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? तीसरा से। ये नेट में बड़े टफ प्रश्न कहलाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में भी आते हैं, द्वितीय के अंदर भी आते हैं। इन्हें तर्क शक्ति प्रश्न कहा जाता है। तर्क मतलब रीजनिंग, रीजन देना, कारण देना। किसी भी कथन का हमको कारण देना है। पृथ्वी गोल क्यों है? सूरज चमकता क्यों है? चंद्र ग्रहण क्यों होता है? कारण सहित बताइए। तो कारण कैसे पता लगेगा? जब मैं तर्क दूंगा। हमारे देश का नाम भारत कैसे है? कि भरत नाम के एक इक्वाक्षुवंशी राजा हुए थे, उनकी पीढ़ियों के अनुसार यह नाम जो है वो पड़ा। या फिर मैं कहूँ कि प्रत्येक नाम की सार्थकता होती है, तो हम लोग बताते हैं कि मेरा नाम भरत क्यों है? भरत का मतलब किसी भी कमी को पूरा करना या सभी का भरण पोषण करना। तो प्रत्येक तर्क का एक अभिकथन, जो उसके लिए कथन बना है, उसका एक तर्क होगा। अब उस कथन को वो तर्क सहमत करता है कि नहीं करता, इस पोर्शन पे, इस प्रश्न पे, इस पे फोकस करना है कि वह तर्क जो है वो उस कथन का समर्थन भी कर सकता है, विरोध भी कर सकता है। हो सकता है उसका समर्थन कर रहा हो, भारत मेरा देश है लेकिन मेरे नाम पर थोड़ी पड़ा है। हाँ, भारत मेरा देश है लेकिन मेरे नाम पर थोड़ी पड़ा है, तो अभिकथन सही हो सकता है लेकिन तर्क गलत हो सकता है। इस तरह भी हमें सोचना है। तो देखिए इस प्रश्न के ऊपर आइए। अभिकथन ए, शारीरिक शिक्षा एक समन्वयवादी विषय है। अब समन्वय के यहाँ 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, कोऑर्डिनेट करना या सबको साथ लेकर चलना। सीधी सी बात है, शारीरिक शिक्षा एक अकेला विज्ञान तो है नहीं। शारीरिक शिक्षा के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं जो आप पढ़ते हैं, किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, ये सब। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई। तर्क, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रश्न का उत्तर इसी के आधार पर होता है। शारीरिक शिक्षा अन्य विषयों के सिद्धांत अपनाती है, बिल्कुल सही है। अगर हम किन्सियोलॉजी के सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, हम लोग मैकेनिक्स के सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, हम लोग फिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारा शारीरिक शिक्षा पढ़ने का उद्देश्य क्या रहा? हम पढ़ते हैं कि गति किस आधार पर? शरीर, लेकिन शरीर के साथ किन्सियोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है, तो यहाँ दोनों कथन सही हो गए। अब आइए दूसरी चीज पर, ए व आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। हमने अभी इसको पढ़ा। शारीरिक शिक्षा एक कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट है, सभी को साथ लेकर चलता है और शारीरिक शिक्षा अन्य विषयों के सिद्धांत भी अपनाती है। किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, खेल मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, ये सब अपनाती है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, पहली चीज।
और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरी चीज, ये दोनों बातें अपने आप में सही हो गई तो सीधा सीधा नीचे हमें जाना ही नहीं है, पहला ऑप्शन इसका राइट कर देंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5, पर्वतारोही के साय के भोजन में सर्वाधिक क्या होना चाहिए। देखिए, अब इस प्रश्न की भाषा आपको कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है। प्रातः, साय, रात्रि, दोपहर, मेन सब्जेक्ट के ऊपर आइए। जब हिंदी की बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम, जब व्यक्ति कार्य कर रहा है, वो पर्वतारोहण करने जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ प्रातः, दोपहर, शाम की बात कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात, इसने यहाँ परसेंटेज नहीं पूछी है, इसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत के अंदर हम लोग क्या खाएं, इसने कहा है कि सर्वाधिक क्या होना चाहिए। अब अगर सर्वाधिक की बात करें तो देखिए, भोजन की जब हम बात करते हैं तो उसके 3 मुख्य स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि भोजन की कुल मात्रा में सर्वाधिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का होना चाहिए, जो कुल मात्रा का 55% होना चाहिए। वसा चूंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगनी एनर्जी देता है, ये दोनों 4.1 कैलोरी प्रति ग्राम देते हैं और वो अकेला 9.2 कैलोरी प्रति ग्राम देता है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है एक्सेस वसा जो है वो हाई बीपी का, ब्लड शुगर लेवल का, हार्ट अटैक का, ओबेसिटी का कारण बनता है, इसलिए एक्सेस वसा नहीं खाते। दूसरी बात, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर आप इनटेक करते हैं तो बॉडी का ये नियम है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में इकट्ठा होता है और इसी ग्लाइकोजन के रूप में यकृत आवश्यकता अनुसार इसको ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में सप्लाई करके हमारा पोषण करता रहता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ग्लाइकोजन भी वसा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए सीधी सी बात है कि हमें इनटेक तो कार्बोहाइड्रेट ही करना चाहिए। अब हम लोग इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एनर्जी ड्रिंक, देखिए एनर्जी ड्रिंक बहुत ठीक है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक तब काम में लाया जाता है व्हेन वी आर इन ए वर्किंग कंडीशन, जब हम लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ देखिए, साय के भोजन में क्या पर्वतारोही शाम को कार्य करेगा? नहीं करेगा, इसलिए एनर्जी ड्रिंक नहीं होगा। उबला दलिया, देखिए उबला हुआ खाना वैसे सबसे बेस्ट कहा गया है, लेकिन उबले हुए खाने को बेस्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी एसिमिलेशन रक्त के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जितना ज़्यादा एसिमिलेशन होता है उतना ही ज़्यादा इसका एग्जीक्यूशन भी होता है, ये बाहर भी निकल जाता है। हमें ये कहा गया है कि भोजन को कम से कम आंतों में 4 घंटे पड़ा रहना चाहिए, जिससे गरिष्ठ और कार्बोहाइड्रेटियस पदार्थ जो है उसमें से एसिमिलेशन में रक्त अपने अंदर चूस ले, इसलिए उबला दलिया भी अलाउ नहीं है। अब आइए सबसे पहले चौथे ऑप्शन पर, प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के 0.9 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। ज़्यादा लेंगे तो आपके हाइपर प्रोटीनोसिस की बीमारी हो जाएगी, जिससे हल्क जैसा शरीर हो जाता है, बहुत ज़्यादा विकराल शरीर हो जाता है। प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक तत्व है, इसलिए प्रोटीन को हम लिमिटेड लेते हैं। यह बॉडी को एनलार्ज करता है, मांसपेशियों को बढ़ाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एट्रोफी कहते हैं, मांसपेशियों का आकार बढ़ जाना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। दूसरी बात, प्रोटीन पोषण का स्रोत नहीं है, प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता। ये याद रखना, प्रोटीन केवल तब काम आता है जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ और वसा का पायसीकरण पिघलना शुरू हो गया, उस 1 या 2 सेकंड के लिए प्रोटीन ऊर्जा देता है, इसलिए प्रोटीन तो ऊर्जा स्रोत है ही नहीं। तो सीधा सा